नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं साइमा खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में 3 अमृत भारत ट्रेन समेत कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु में एनडीए के सभी नेताओं की मौजूदगी में करेंगे जनसभा। 2027 में होने वाली जनगणना के प्रथम चरण में पूछे जाएंगे 33 सवाल। सरकार ने जारी की प्रश्नावली की अधिसूचना। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा प्रथम चरण। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच सुबह सुबह बारिश से बदला मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड के लिए बड़े निवेश पैकेज का रखेगा प्रस्ताव। अमेरिका ने आर्कटिक द्वीप की सुरक्षा के लिए नाटो के साथ काम करने पर जताई सहमति। नागपुर में जीत के बाद अब रायपुर में भारत की न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत। 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और ये परियोजनाएं रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं सहित प्रमुख क्षेत्रों में शामिल करती हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिवेंद्रम दौरे में केरल को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री लगभग 250 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में रेल, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अहम योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड और ऋण वितरित करेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा। रेलवेज की तरफ से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है और विकसित भारत एट 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है, नई नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है। और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रेवल की सुविधा प्रदान कर सके जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा केवल विकास योजनाओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने यहां पर निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में जब मंच से विकास योजनाओं की घोषणा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि केरल की राजनीतिक भविष्य की भी नई दिशा तय होगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज चेन्नई के पास मदुरांतकम में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। वो चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री की इस जनसभा में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हाल ही में अबुमनी रामदास और टीटीवी दिनाकरण के एनडीए से जुड़ने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। Our whole Tamil Nadu is very happy to see our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launch our NDA's campaign. तमिलनाडु में इसी साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और एनडीए नेता मुख्यमंत्री स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार की विफलताओं को जनता के सामने प्रमुखता से उठा रहे हैं। So here people are very fed up with the DMK government, the corrupt government, the family ruling government,
The people are already fed up. The people are showing them anger against the DMK, against the DMK government. The people are waiting for the right time to throw out the DMK government from the power, and they are welcoming to the NDA. प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। It's a very pleasant moment for Tamil Nadu because we are going to create an ever-ending victory in 2026 under the leadership of our leader Edapadiyar, and Modi ji is our biggest support for that. Getting new people inside, a lot of alliance parties are coming inside, and the team is becoming bigger day by day, and we are looking forward to win this upcoming elections for sure, and this meeting would be definitely a game changer in Tamil Nadu politics. तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की इस जनसभा से एनडीए के अभियान की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य है 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव और राज्य की सत्ता से डीएमके को हटाकर एनडीए सरकार की वापसी करना। कैमरामैन सुनील लारा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा आने वाले वर्ष में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जन संबंधी मामले सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। लंबे समय से रुकी जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रही जनगणना 2027 के पहले चरण में घरों की सूची तैयार करने का अभियान चलेगा। 30 सितंबर के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इस कार्य को पूरा करना है और इस दौरान नागरिकों से 33 सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रश्नावली की अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वेक्षण के दौरान जनगणना अधिकारी घर के स्वामित्व की स्थिति, घर के उपयोग, फर्श और छत में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार, कमरों की संख्या तथा परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी मांगेंगे और इसके बाद अधिकारी घर के उपयोग, उसकी स्थिति और सदस्यों की संख्या के बारे में सवाल पूछेंगे। नागरिकों से उनके घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी लेंगे और इसमें लोगों से पीने के पानी का मुख्य स्रोत, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता तथा प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी, स्नान सुविधा और रसोई की उपलब्धता, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन तथा खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य ईंधन के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। जनगणना कर्मी रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स, वाहनों के प्रकार, घर में उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज और जनगणना संबंधी संचार के लिए मोबाइल नंबर की भी जानकारी मांगेंगे। नागरिकों के पास 30 दिनों के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्वगणना करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना और फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी। देश गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में जुटा है और इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होने वाला है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस डी कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस बार मुख्य अतिथि होंगे और इसके बाद भारत और ईयू ऐतिहासिक एफटीए पर दस्तखत कर सकते हैं। और क्यों है ये समझौता इतना खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत के इस सफर को हाल के दिनों में हुए मुक्त व्यापार समझौतों ने और रफ्तार दी है। भारत और ईयू जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी।
काजा क्लास ने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक सशक्त नए एजेंडे को साकार करने के लिए तैयार है। आज यूरोपीय संघ ने एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ये समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करेगी। मैं अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक हूँ। आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ में लगभग 13 लाख करोड़ का कारोबार होता है। 2023-24 में भारत और यूरोप के बीच व्यापार 135 बिलियन डॉलर का रहा था। मुक्त व्यापार समझौते के बाद इसे और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। भारत से ईयू को 6.95 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें मिनरल्स, तेल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और कीमती पत्थर शामिल हैं, जबकि ईयू से 5.56 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स, ऑप्टिकल्स, मेडिकल का सामान, केमिकल और कीमती धातु शामिल हैं। जानकारों के अनुसार अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत और ईयू के बीच कारोबार में तेजी आएगी। यही कारण है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आ रहे हैं। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत ईयू शिखर सम्मेलन अगले दिन 27 जनवरी को होगा, जिसमें भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार भारत ईयू एफटीए में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म, निवेश और प्रवासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और एआई, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर कई समझौते हो सकते हैं। भारत और ईयू में कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है। CBAM के तहत अगर कोई देश बहुत प्रदूषण करके सामान बनाता है, फिर उसे यूरोप में लाया जाता है तो यूरोप उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है। दोनों देश इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो CBAM के ऊपर कोई सोल्यूशन जरूरी है, क्योंकि ईयू जो है उसके पास ये CBAM की रेगुलेशन जो है वो जारी है और 1 साल उसका बीत चुका है। तो उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए ताकि इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर इसका इफेक्ट कम हो। ईयू के साथ होने वाला FTA कोई पहला समझौता नहीं है। इससे पहले भी भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ओमान, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के साथ भारत ने FTA किया है, जिसका असर भारत के निर्यात में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। 26 जनवरी को गणतंत्र के जश्न के बाद भारत सबसे ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत कर सकता है। देश को इंतजार है उस पल का। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो?
12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा? मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गणतंत्र दिवस परेड समारोह की झांकियों में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2014 से क्या कुछ हुए हैं झांकियों में बदलाव, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की इस खास रिपोर्ट में। हर साल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड समारोह, नई दिल्ली का कर्तव्य पथ, जहां दिखती है भारत की सांस्कृतिक विविधता, जहां दिखती है भारत की सैन्य शक्ति। यहां निकलने वाली झांकियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। पिछले 1 दशक में यहाँ बदला है बहुत कुछ। जी हाँ, वर्ष 2014 के बाद से गणतंत्र दिवस की झांकियों में केवल सादगी और सांस्कृतिक प्रस्तुति से परिष्कृत और आध्यात्मिक स्वरूप की ओर बदलाव ही नहीं आया है, बल्कि उनके दृश्य भाव में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। लकड़ी और धातु जैसे बुनियादी उपकरणों से लेकर डिजिटल डिस्प्ले और उन्नत प्रकाश तकनीकों तक इस परिवर्तन ने झांकियों के अनुभव और प्रस्तुति को और बेहतर बनाया है। इनमें अब परंपरा के साथ प्रगति देखी जा सकती है, तो वहीं विरासत के साथ भविष्य का संयोजन भी बखूबी दिखता है। हाल के वर्षों में पर्यावरण अनुकूल झांकियां भी चर्चा का विषय बनी हैं। बांस, मिट्टी की ईंटें, पुनर्चक्रित प्लास्टिक और पुनर्चक्रित लकड़ी का उपयोग कर झांकियों को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। इससे भविष्य में इनके संरक्षण में मदद मिलती है और अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन किया जाता है। वर्षों से कई झांकियां स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देती रही हैं। पिछले करीब 1 दशक के दौरान इन झांकियों के निर्माण और प्रस्तुति में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है। 2014 से पहले जोर ज्यादातर लोक संस्कृति, परंपरा और विरासत पर होता था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद से संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय नीतियां और विकास एजेंडा प्रमुख हुए हैं। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रणाली अपनाई जाती है और डिजाइन, नवाचार और संदेश की स्पष्टता पर जोर रहता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से निकलने वाली झांकियों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य विभागों की झांकियां भी शामिल होती हैं। इन झांकियों की तैयारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। देश के रक्षा मंत्रालय से गठित एक एक्सपर्ट कमेटी तय करती है कि किस राज्य की झांकी परेड में शामिल होगी। इस समारोह की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। रक्षा मंत्रालय से गठित एक्सपर्ट कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। अगर पिछले वर्ष के ही गणतंत्र दिवस परेड 2025 समारोह की बात की जाए तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास विषय पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां कर्तव्य पथ पर उतरी। वहीं परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ऐसी संयुक्त झांकियों ने हिस्सा लिया जिसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत रहा।
आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2026 में इस बार मुख्य विषय वंदे मातरम होगा। वर्ष 2014 के बाद से झांकियों में पारंपरिक विषयों के साथ साथ आधुनिक भारत की प्रगति, तकनीकी क्षमताओं और समावेशिता को दर्शाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इससे परेड का स्वरूप विकसित हो रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज पराक्रम दिवस है। पराक्रम यानी कि अदम्य साहस और देशभक्ति से लबरेज। ये दिन समर्पित है भारत के उस महापुरुष को जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को न सिर्फ टेंशन में ला दिया बल्कि फिरंगी सरकार को घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख 23 जनवरी 1897। ये महज एक तारीख नहीं बल्कि वो ऐतिहासिक दिन है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि उस शानदार शख्सियत का मजबूत जज्बा था जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की सालों से हिंदुस्तान की जमीन में दबी जड़ों को उखाड़ फेंकने और भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए युवाओं से इकट्ठा होने की जोरदार और मजबूत अपील की। दिल्ली चलो और जय हिंद। इन नारों ने युवाओं की एक फौलादी फौज फिरंगियों के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़ी कर दी थी। हिंदुस्तान का हीरो जिसने अंग्रेजी सरकार से न सिर्फ लोहा लिया बल्कि अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला दिया। आप समझ ही गए होंगे, आज का दिन हिंदुस्तान के रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं हैं। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज की जनरेशन और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं, जो 200 सालों से भी ज्यादा समय तक गुलामी की जंजीरों में बंधी भारत की बेड़ियों को काटने के लिए जिस अग्निपथ पर निकले, उस मिशन ने अंग्रेजों के मजबूत हौसलों की हवा निकालने का काम किया। बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की न सिर्फ स्थापना की, उसे संगठित किया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद मांगी और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ, लेकिन नेताजी की मौत का सही कारण का पता आज तक नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज बसंत पंचमी है। आज से अगले लगभग 50 दिनों तक आपको उमंग और उत्साह से भरे दिनों का एहसास होगा। प्रकृति का श्रृंगार देखते ही बनेगा और ये पर्व प्रकृति के नव सृजन, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना और शुभ कार्यों की शुरुआत का विशेष दिन है। देखिए बसंत पंचमी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रकृति और ज्ञान के संगम का पर्व बसंत पंचमी, प्रकृति का खिलना और नई फसल के आने का पर्व। बसंत पंचमी जो शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, ये दिन प्रकृति और ज्ञान के संगम को दर्शाता है। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है। इस दिन प्रकृति अपने नए रूप में खिल उठती है। चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से वातावरण में उत्साह और नवचेतना का संचार होता है। खासकर सरसों के पीले फूलों से लहलहाते खेत और पेड़ों पर खिले रंग बिरंगे फूल इस दिन की विशेषता होते हैं।
मौसम सुहाना और खुशगवार भी बनता है, जो ठंड और गर्मी के बीच का संतुलन देता है। बसंत पंचमी का पर्व केवल प्रकृति का स्वागत नहीं है, बल्कि ये देवी सरस्वती की पूजा का भी दिन है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या के साथ साथ कला, संगीत और बुद्धि का वरदान भी मिलता है। इस दिन लोग माँ शारदा का अनुष्ठान भी करते हैं। पीला रंग, जो बसंत ऋतु का प्रतीक है, इस दिन के उत्सव का अहम हिस्सा है। पीले वस्त्र पहनना, पीले फूलों से देवी की पूजा करना और पीला प्रसाद अर्पित करना इस दिन की विशेष परंपराएं हैं। ये दिन ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा का दिन माना जाता है। खास बात ये है कि माघ महीने में पड़ने वाले बसंत पंचमी का दिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन माघ मेले में पड़ने वाला तीसरा बड़ा स्नान होता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन संगम का जल अमृत की समान लाभकारी हो जाता है। इसलिए प्रयागराज में साधु संत और आम लोग भी इस दिन आस्था की डुबकी जरूर लगाते हैं। बसंत पंचमी के साथ ही होली के पर्व की भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के बाद से ही पूरे देश में इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कड़कड़ाती ठंड के बाद बसंत ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है। कई स्थानों पर पवित्र नदियों के तट और तीर्थ स्थलों पर बसंत मेला आयोजित होता है, जहाँ श्रद्धालु इस मौसम का आनंद लेते हुए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति, संस्कृति और धार्मिकता का अद्भुत संगम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।